लास्ट क्लास में क्या किया था? हाँ बेटा, क्या कर रहा है लास्ट क्लास? पावर वाला करवा रहा था ना? चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा बैंडविड्थ कम है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? कम तो है, मेरे को भी दिख रहा है। दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ बेटा, दिख रहा है ना क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है ना? मैं तो दिख ही रहा। चलो बेटा, जैसे ठीक होगा ठीक हो जाएगा, जैसा वैसा चलाते हैं है ना? लास्ट क्लास में करवाया था पावर 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 वाले में आ रहा है ना? चलो एक सवाल लिखो। find density of find density of a cubical body
having mass, having mass 10 equals this and volume 2 plus minus 0.02 meter cube with error of with limit of maximum error with the limit of maximum error. Find density of a cubical body of mass and volume and with limit of maximum error. मास लिखा है ना बेटा यहाँ पे 10 प्लस माइनस 0.03 kg 10 प्लस माइनस 0.03 kg वॉल्यूम है 2 प्लस माइनस 0.02 मीटर क्यूब तो डेंसिटी बताना है find density of a cubical body having mass m equals 10 plus minus 0.03 kg and volume 2 plus minus 0.02 meter cube. ठीक है with limit of maximum error with limit of maximum error. डेंसिटी पता है ना क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम है ना तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अगर 10/2 5 और बाकी रो इक्वल 7/3 यही होगा ना क्या लिखोगे डेल्टा रो अपॉन रो क्या हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा बी अपॉन बी बैठा ना ठीक है तो डेल्टा रो क्या हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और इनटू रो यही होगा बेटा डेल्टा एम कितना है 0.03 अपॉन 10 प्लस 0.02 अपॉन 2 और वो कैलकुलेट किया क्या आया 5 है ना तो आंसर क्या आ जाएगा रो प्लस माइनस कितना आया कितना है बेटा 0.03 0.15 हो जाएगा 0.16 आता है क्या कितना है देखना
3 plus 0.01 into 5 सही रहेगा ना 0 है ना क्या हो जाएगा समझ गए अरे सब तो बता चुका हूँ मैं ऐसा ही बस धीरे करवा रहा हूँ क्लियर नहीं है हाँ यार मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है क्लियर है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो if the percentage error if the percentage error if the percentage error in measurement of if the percentage error in the measurement of radius of a sphere is 2% is 2%, then
what should be error, percentage error in measurement of its volume, in measurement of its volume. If the percentage error in measurement of radius of a sphere is 2%, then what should be percentage error in measurement of its volume? Percentage error in measurement of its volume. बता सकते हैं? If the measurement of radius of a sphere is 2, if the error in measurement of radius of a sphere is 2%, then what should be percentage error in measurement of its volume? ठीक है ना? परसेंटेज एरर दे रखा है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 दे रखा है, कितना है? 2%, है ना? अब देख वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, है ना? पावर क्या आ गया, पावर वाला फॉर्म आ गया, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा V अपॉन V, है ना? पावर क्या करते हैं, आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिख देते हैं डेल्टा R बाई R। अरे बोलो यही था ना? अब डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, ये क्या कहलाएगा? परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, है ना? सॉरी, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, यही है ना? एक चीज दे रखा है, कितना? 2%, तो कितना आया? 6%, है ना? हाँ, 6%। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट लिखिए, if two resistance R1 and R2 are connected in parallel. If two resistance R1 and R2, अरे बेटा क्या था यहाँ पे देखो, सवाल पहले लिख लो, समझा देता हूँ प्रॉपर। If two resistance R1 and R2, R1 है 6 plus minus 0.4 ohm, R2 है 6 plus minus 0.3 ohm, ठीक है? बोल रहा है कि अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना? तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? देन फाइंड R इक्विवेलेंट with error of with limit of errors, with limit of errors, है ना? इसका R इक्विवेलेंट बताना है।
पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ देखिए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है आर की पावर क्यूब का, अरे होगा ना। तो कल ही तो करवाया था यार, बाई इक्वल ए का पावर एन था, तो क्या आया था डेल्टा बाई अपॉन बाई क्या आया था एन इंटू डेल्टा ए अपॉन एन, यही आया था ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा डेल्टा बी अपॉन बी 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये परसेंटेज ही है ना, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6%, नॉट विजिबल, मैं तो दिख रहा हूं ना, क्लियर है। आगे दूसरा वाला सवाल कीजिए। Find R equivalent with error of limit, with limit of error. R1 है बेटा 6 प्लस माइनस 0.4 ओम, R2 है 3 प्लस माइनस 0.3 ओम। हाँ अब आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो आपको वापस बेसिक पे जाना पड़ेगा, जो मैंने तरीका बताया था, है ना। याद करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2, है ना। अरे सही बोल रहा हूँ। और r1 का जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है 6 और r2 का 3, है ना, उसमें इतना एरर हो सकता है। तो r इक्विवेलेंट को पहले निकालेंगे 6 और 3 का, तो 6 और 3 का r इक्विवेलेंट कितना आएगा 2, है ना। 6 और 3 का r इक्विवेलेंट क्या होगा 2 ओम। अरे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है 1 बाय r इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2, 10th में नहीं पढ़ा था, है ना। तो r इक्विवेलेंट वाला पार्ट तो हो गया, दिक्कत आती है एरर वाला पार्ट निकालने में कि कितने का एरर होगा। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला है, अब क्या करेंगे, अब आ जाओ, क्या करते थे हम डिफरेंशिएट करते थे, यही करते थे ना। तो बाय डिफरेंशिएटिंग 1 बाय r का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय r का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा डेल्टा r इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट का स्क्वायर, x स्क्वायर डेरिवेशन क्या है वही आएगा ना वापस। इसको क्या लिखेंगे डेल्टा r1 अपॉन r1 का स्क्वायर, लॉग नहीं होता है बेटा, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, 1 बाय r का डिफरेंशिएशन लॉग नहीं होता है, इंटीग्रेशन होता है लॉग। और इसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करते थे ना r2 स्क्वायर, समझे। यानी कि डेल्टा r इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा डेल्टा r1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 स्क्वायर इनटू r इक्विवेलेंट का स्क्वायर। बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई। अब वैल्यू पुट कर लो,
डेल्टा R1 0.4, R1 6, डेल्टा R2 0.3, R2 3, पुट करते जाइए और R इक्विवेलेंट आपने पहले निकाला है। अरे बेटा समझ में आया क्या? 0. ये आता है 0.16, यही है क्या आप लोगों का? हाँ, तो आंसर आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे आप? आर इक्विवेलेंट लिखेंगे 2 प्लस माइनस 0.16 ओम, समझे? 0.16 ओम। चलो समझ गए। अब आते हैं वापस वहीं पे जहां से हमने खत्म किया था कल। वो तो समझ में आ गया था। अगर कोई बड़ा सा इक्वेशन हो, नहीं उसमें साइन की जरूरत नहीं है, वो प्लस माइनस होता है ना हमेशा, तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमेशा प्लस माइनस में लिखा जाएगा। अगर आप माइनस लोगे तो हर जगह माइनस आएगा ना, इसका कोई मतलब है नहीं। ये वैसे ठीक है। चलिए बेटा ठीक से कैलकुलेट करो, यही आएगा। हो सकता है इसमें ही गलत किया हो, है ना? ढंग से कीजिए, जो भी आएगा वही आंसर आएगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसमें आप पुट कर लो, जो आंसर आएगा वही आएगा। आप देख लो कैलकुलेट करके। चलिए नेक्स्ट लिखो सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर। अबे सिग्निफिकेंट फिगर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये समझने की कोशिश करो पहले, क्यों सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे हैं, है ना? तो अब जब आप किसी भी लेंथ को, मास को, किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं, मान लो एक रॉड है ना? एक रॉड है सपोज, इसका मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करोगे? मान लो सपोज मैं मीटर स्टिक यूज कर रहा हूँ, तो मीटर स्टिक में क्या होता है? मीटर स्टिक 1 मीटर का होता है ना? होता है ना? इसमें क्या है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, यही होगा ना? ठीक है, और इधर 1 सेंटीमीटर होगा, सही है। अब 1 सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। स्केल वाला जो मीटर है उसे कोई क्लिक कर लो। स्केल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो होता है मेन स्केल उसको बोलते हैं। अगर उसको भी आप देखोगे तो उस पे लिखा हुआ रहता है 1 2 3, है ना? और ये 1 2 बेसिकली 1 सेंटीमीटर होता है, ये होता है ना? और 1 और 2 के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं, 10 मार्किंग होता है ना? अब देखो, मान लो तुमने स्केल यूज किया सपोज, ठीक है?
ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 और 5 के बीच में 10 डिवीजन होंगे होंगे ना। अब इसमें इस तरह से मार्किंग करा होगा, 10 मार्किंग हो गया इस तरह के, दिख ही नहीं रहा होगा। मान लो 4 और 5 के बीच में 10 डिवीजन है ना। तो होगा क्या कि आप जब एग्जैक्ट इसको देखेंगे तो हो सकता है कि किसी मार्क से कोइंसाइड कर जाए, या हो सकता है किसी दो मार्क के बीच में लाई कर जाए, पॉसिबिलिटी है ना। तो मान लो ये है 3 और ये है 4, 4 के बाद एक थर्ड मार्क है और एक फोर्थ मार्क है, और इसका जो एंड है रॉड का वो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो जब तुम लिखोगे, तुम जो मेजरमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4.3 या 4.4 ये लिखोगे ना। अरे इसके बीच का तो तुम्हें पता ही नहीं है ना। लेकिन इसके बीच में 1 mm का डिफरेंस है, 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है, तो इसके बीच में कोई मार्किंग नहीं है, तो एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते हैं। यानी कि इसके बाद क्या है, 3 के बाद क्या है या 4 के बाद क्या है, ये हम नहीं बता सकते, है ना। तो बेसिकली जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ सिग्निफिकेंट नंबर होता है। सिग्निफिकेंट नंबर का मतलब है कि आपका मेजरमेंट जो है कितने डिजिट तक एक्यूरेट है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ 1 लिखता हूं, 1.0 लिखता हूं सपोज, और 1.00 लिखता हूं, 1.00 लिखता हूं, क्या इन सब में कोई डिफरेंस है? फिर इसमें डिफरेंस है ना। 1.0 लिखने का मतलब है कि आपका जो मेजरमेंट है वो 1 सेंटीमीटर के बाद 1 mm तक हुआ है, समझ रहे हैं। लेकिन जब आप 1.00 लिखते हैं ना, मतलब 1 mm को भी आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया है और उसके अंदर भी जाकर मेजरमेंट किया है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि ये दो वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब उसकी एक्यूरेसी है, हमने वहां तक मेजरमेंट किया है। समझ में आया? तीसरे वाले में हमने थर्ड डिजिट तक मेजरमेंट किया है, उसके बाद का हमें पता नहीं है कि क्या निकाला है। समझ आया? जैसे मान लो 1.23 है, तो इसके बाद क्या आएगा? कुछ न कुछ तो आएगा ही ना। अगर बहुत छोटे स्केल पे जाओगे तो कुछ न कुछ आएगा, लेकिन हमने उसका मेजरमेंट नहीं किया है, तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि आपका जो मेजरमेंट है अप टू कितने डिजिट तक एक्यूरेट है ना, उसे वो क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट। ठीक है। अरे कोई दिक्कत है? हाँ 1/r स्क्वायर ही होता है। यानी लोग बोल बोल के मैं थक चुका हूँ, कुछ नहीं दिखता है। है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझ में आया? हाँ कर दूंगा डेफिनेटली।
करिए, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या समझ में आया। अब इसके कुछ रूल्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आया भाई। सिग्निफिकेंट का मतलब है कितना नंबर ऑफ डिजिट तक जो आंसर आप लिख रहे हो या कोई नंबर लिख रहे हो वो एवरेज है। सिंपल सा मतलब यही है। तो लिखिए फर्स्ट रूल, सिग्निफिकेंट फिगर का फर्स्ट रूल, सिग्निफिकेंट फिगर का फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या है भाई, तो हाँ लिखिए नहीं, अगर सवाल में लिख देगा कि विद रिगार्ड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको आंसर लिखना है, तब आपको सिग्निफिकेंट फिगर पे ध्यान देना है। नॉर्मली राउंड ऑफ करके आंसर लिखते हैं, है ना। तो अगर सवाल सिग्निफिकेंट फिगर का है तब तो लिखना ही पड़ेगा ना, वही चीज पूछना ही चाह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में आंसर लिखो। लेकिन नॉर्मल चैप्टर है, आगे जाकर रोटेशन पढ़ोगे और बहुत सारे चैप्टर्स हैं हीट वगैरह, तो उनमें आंसर उस तरीके से नहीं लिखना है, उसमें राउंड अप करके लिख सकते हैं, वो आगे हम सीखेंगे, ठीक है। या एक या दो डिजिट तक आंसर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रूल देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. ये पहला रूल है ना। एक चीज ध्यान रखना, सब रूल एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आगे जब दूसरा रूल मैं बताऊंगा तो ये रूल भी उसमें आना चाहिए, ध्यान रखना। all non-zero digit मतलब मान लो 2 4 3 5 6 कोई नंबर है हमारे पास, है ना। इसमें से कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, इसमें पांचों का पांचों क्या है सिग्निफिकेंट, समझ गए। तो जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे, नॉन जीरो आ रहा है मतलब वो सिग्निफिकेंट है, मेजरमेंट से आ रहा है ना। तो जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट सेकंड रूल, हमने जीरो के बारे में बात नहीं किया है, हमने नॉन जीरो नंबर के बारे में बात किया है ना। तो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट सेकंड रूल, जीरो जीरो lies between zero lies between two non-digits are significant. Non-zero digits, sorry, non-zero digits. Zero lies between two non-zero digits are significant. क्लियर है, मतलब कि अगर जीरो बीच में कहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 4, ठीक है। ये सेकेंड रूल, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया, है ना। अगर मान लो 2 4 3 0 0 होता, कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ कितना होगा, 3, क्योंकि ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, समझे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, जीरो जीरो लाइज लेफ्ट, जीरो लाइज लेफ्ट to the number
नॉन डिजिट नॉन जीरो नंबर या नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट, इज नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। जैसे 004 सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2। अब लोग ऐसे कौन लिखता है सर? चलो ऐसे नहीं लिखता है, ऐसे लिखता है ना। अरे डेसिमल के बाद लिख सकते हो ना, तो डेसिमल हो या कुछ भी हो सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा 2, है ना। तो लेफ्ट में अगर लाई करेगा तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मान लो अब कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ, क्योंकि जैसे ही नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आया वो सिग्निफिकेंट बन गया। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, नेक्स्ट देखिए, जीरो राइट टू द जीरो राइट टू द डेसिमल followed by non-zero digits are significant, are significant. जैसे 24.00 होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 4। राइट में होगा, डेसिमल के बाद होगा, तब वो सिग्निफिकेंट होगा। कंडीशन है कि आगे नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। जैसे अभी पहले लिखा था ना 0.003, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं हुआ था, ना। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि आगे नॉन डिजिट नंबर नहीं था, तो नॉन डिजिट नंबर होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितना आएगा 4। क्लियर है? अरे कोई भी नंबर लिख लो 34.200, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, क्योंकि ये बता रहा है कि आपने यहाँ से मेजरमेंट किया है पॉइंट के बाद, तभी आप 00 लिख रहे हैं। ये 34.2 ही नहीं लिखता, इसको 00 लिखने का मतलब है कि आगे तुम जाकर मेजर किया हो, है ना। तो इसमें कितने आ जाएंगे 5। सिग्निफिकेंट फिगर पावर मल्टीप्लाई करने से केवल नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर कहां से आता है? मेजरमेंट से आता है ना। तो तुम उसको ऐसा नहीं है कि मान लो 2.0 10 to the power 3 है ना। तो अगर आप लिखोगे भी जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, तो हो जाएगा। तो पावर से सिग्निफिकेंट फिगर में फर्क नहीं पड़ता है। सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट को बताता है कि आपने कहां तक मेजरमेंट किया है। तो लिखते समय एक चीज को ध्यान रखना है कि हम जब उसको पावर के टर्म में लिखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम ऑल्टर नहीं करेंगे, उस चीज को उसी तरीके से। क्लियर है? तो ये हो गया, यही रूल है, कंपल्सरी है, ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। फिर हाँ, सारे तरह के नंबर वही है, और तो बचा क्या, सारे तरह के नंबर हो गए। दूसरा, अगर कोई नंबर के बाद यूनिट आता हो
है ना। तो अभी हमने क्या देखा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता था, लेकिन अब जैसे ही यूनिट यूनिट लिख देते हैं वो मेजरमेंट के अंदर आ जाता है। तो मेजरमेंट का अंदर आता है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट है। तो इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। समझ गए? पहले पॉइंट लिख लीजिए कि नंबर एंड्स में यूनिट, अगर मतलब कोई नंबर यूनिट के साथ आ रहा है तो उसमें जो जीरो भी है वो सिग्निफिकेंट होता है, उसमें जीरो भी जो है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो ये कुछ रूल्स थे। अब आप किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हो। भरोसा नहीं हो तो खुद से आंख मूंद के कोई नंबर लिखो और खुद से बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, पता चल जाएगा। बस इतना रूल याद होना चाहिए, है ना। अब ये क्यों आया? यूनिट आने से क्या आया? यूनिट आने से मेजरमेंट आ गया, है ना। जैसे ही आप यूनिट लिखते हो इसका मतलब आपने मेजरमेंट किया है। मेजरमेंट करोगे तो फिर जीरो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। 2000 में बेटा 4 है, सिर्फ 2000 अगर लिखा हुआ रहेगा तो एक है, सिर्फ 2, ठीक है। लेकिन 2000 मीटर लिखा हुआ होगा, 2000 केजी लिखा हुआ होगा, या कोई भी और भी चीज यूनिट होगा, तब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। क्लियर है? तो यह है रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। अब चलते हैं राउंडिंग ऑफ पे। राउंडिंग ऑफ, नेक्स्ट लिखो राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है भाई? रूल 1। अब भाई रूल में लिखवाऊंगा नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ, सब पढ़ लेंगे, है ना। तो पहला रूल क्या है कि मान लो कोई नंबर है, ठीक है। तो अगर जिसको ड्रॉप करना है, ड्रॉप करना है मतलब राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं, पीछे से ड्रॉप करते हुए आगे की तरफ आते हैं, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम कम करते हैं, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए आपको जो ध्यान रखना है, जिस नंबर को ड्रॉप करेंगे उसके पीछे वाले नंबर को देखेंगे, है ना, उसके पीछे वाले नंबर को देखेंगे। तो मान लो इस 4 को ड्रॉप, 4 को सॉरी उसके आगे वाले नंबर को देखेंगे। मान लो 4 को ड्रॉप करना है तो आगे वाला नंबर 5 है और पीछे वाला 4 है। तो 4 को जब हम ड्रॉप करने वाले हैं तो क्या 5 से बड़ा है, सॉरी 4 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा है, जिसको ड्रॉप करना है। अगर वो 5 से बड़ा है तब उसको ड्रॉप करेंगे और आगे वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अगर वो 5 से छोटा है तो उसको ड्रॉप करेंगे और आगे वाले में किसी तरह का कोई चेंज नहीं लाएंगे। तो रूल फर्स्ट क्या है? हाँ, रूल फर्स्ट, if number to be dropped, if number to be dropped is greater than 5, greater than 5, then increase the preceding number by 1, increase the preceding number by 1, मतलब उसके पहले वाला जो नंबर आ रहा है उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, है ना। तो अभी क्योंकि 12 रूल देख रहे हैं तो 12 रूल के हिसाब से
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2.357। अब इसको मान लो हमें राउंड ऑफ करना है, तो पीछे वाले इसको ड्रॉप करना है हमें, है ना। मान लो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें किसको ड्रॉप करना है, 7 को। तो 7 को ड्रॉप करना है, तो 7 क्या है भाई, 5 से बड़ा है या छोटा है? तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो अब इसको ड्रॉप करेंगे और आगे वाले को 1 से इंक्रीज कर देंगे, आगे वाले को 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2.36। ठीक है। फर्दर अब अगर आप मान कर रहे हो, राउंड ऑफ करना है फर्दर, फिर हम देखेंगे अब किसको ड्रॉप करना है हमें, 6 को। 6 के बारे में सोचेंगे, 6 5 से बड़ा है छोटा है, बड़ा, तो क्या करेंगे, आगे वाले को 1 से इंक्रीज कर देंगे, ये आएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, है ना। तो पहला रूल ये है। दूसरा में वही जो नंबर ड्रॉप होने वाला है, अगर वो 5 से छोटा है तो उसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे, लेकिन किसी तरह का कोई चेंज नहीं लाएंगे, किसी तरह का कोई चेंज नहीं लाएंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट रूल में क्या लिखोगे आप, इफ नंबर टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, the preceding number remains unchanged। तो preceding नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है ना। सपोज 8.7434, अभी किसको ड्रॉप करना है, 4 को। 4 5 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो अगर जब छोटा है तो क्या करेंगे, सिर्फ रिप्लेस कर देंगे, आगे वाले पे कोई चेंज नहीं होगा। नहीं नहीं, पॉइंट के आगे नहीं लगा सकते, राउंड ऑफ मतलब एस्टिमेट वैल्यू होता है ना। तो 79 को 8 पर लिखोगे, ठीक है। तो 8.743, अब मान लीजिए इस 3 को ड्रॉप करना हो, नेक्स्ट वापस से 5 से छोटा है तो 8.74, फिर अगर ड्रॉप करना हो तो क्या हो जाएगा 8.7, है ना। क्लियर है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों चीज हो रहा हो, है ना। यहाँ पे देखो ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा 358, ड्रॉप करेंगे 36, है ना, 24.4 नहीं आएगा। अरे तो दो केस हो गया कि अगर 5 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, अगर 5 हो तब 5 से अगर 5 ही हो तब, चलो उस केस में क्या करते हैं, रूल आप खुद से लिख लीजिएगा, मुझे उतना ट्रांसलेट करके लिखवाने नहीं आता, है ना। तो मैं समझा देता हूँ। मान लो कोई नंबर है 37345,
है ना। और हमको अब 5 को ही ड्रॉप करना है। अब 5 में 5 से बड़ा है छोटा है बराबर है। अब इसमें कैसे करेंगे भाई, इसको राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे? तो इसमें सिंपल सा रूल है कि अगर 5 आ जाए तो है ना, और आगे वाला अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं, सिर्फ ड्रॉप कर दो, नो चेंज। अगर आगे वाला इवन है तो 5 रिप्लेस हो जाएगा, एज इट इज वैसा ही रह जाएगा। अगर आगे वाला ऑड है तो इसको ड्रॉप करेंगे, आगे वाले को 1 से इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है? तो एक केस बनता है, तो लिख लीजिए if number is to be 5, number drop is to be 5, फर्स्ट केस। अगर 5वें नंबर को ड्रॉप करना है तो फर्स्ट केस इफ प्रीसीडिंग नंबर इज इवन, अगर प्रीसीडिंग नंबर जो है वो इवन होगा तो क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे और चेंज रहेगा, है ना। और अगर ऑड होगा तो ड्रॉप करेंगे और 1 से प्रीसीडिंग वाले को इंक्रीज कर देंगे। यही रूल है ना, और कुछ है कुछ को सारा तो कवर हो एक चीज को बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन द्वारा कैसे करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ऑड वाले को जैसे 2.346 मान लो कोई नंबर है 2.346, इसको करोगे तो क्या आएगा, पहले 2.36 है, 5 से ज्यादा आगे वाला 5। अब किसको ड्रॉप करना है भाई, 5 को। तो जब 5 को ड्रॉप करेंगे तो उसके पहले वाले को देखेंगे, ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो ऑड अगर रहेगा तो इसको क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे। अगर ये इवन होता तो एज इट इज रह जाता। समझ गए? अरे समझ गया ना। नेक्स्ट देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन with regard of significant figure. Addition and subtraction with regard of significant figure. तो लिख लो, in case of addition and subtraction,
ऑड है ना तो इंक्रीज करेंगे। आंसर हाँ, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, द आंसर शुड बी in least number of significant figure after decimal, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ऐसे समझ ले, मान ले कोई x नंबर है 2.435 है ना, और पाई कोई नंबर है, ये हो गया 5.73। अब इसका या तो एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे, दोनों रूट एक ही तरह से काम करते चलेगा। तो मान लो x का प्लस पाई निकालना है, तो क्या करेंगे 2.435 प्लस 5.73, यही होगा ना, यही होगा। अब ध्यान से देखो, इसमें दो नंबर है, दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर डिफरेंट है, एक में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो तुम जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 5 6 1 8, यही आया ना। तो क्या आंसर सही है? तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्ड में लिखना होगा, मुझे अगर सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्ड में लिखो और तुम्हारा ऐड करके ये आया है और ये आंसर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर वाले में ये वाला सिग्निफिकेंट है, नीचे वाले में सिग्निफिकेंट है ही नहीं है ना। तो आंसर अभी जो मैंने लिखवाया उसमें क्या बोला है कि आंसर जो होना चाहिए वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए आफ्टर डेसिमल। तो आफ्टर डेसिमल मिनिमम कितना है सिग्निफिकेंट फिगर? 2। तो हमारा जो आंसर है वो डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 8 पॉइंट, यानी कि जो आंसर आप लिखोगे वो 8.16 लिखोगे, समझ गए? जब बोलेगा सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में लिखो, एक ये एडिशन में भी होगा और सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज होगा। बात समझ में आई है ना? दूसरा है मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नहीं कर सकते, क्या हुआ 2.4 तक ऐड करना, कैसे देख ले, वही आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं कर सकते। 4 करेगा तो 4 3 7 हो जाएगा, नहीं, ठीक है, नहीं वो नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में देखिए इसमें क्या है, आंसर शुड बी least number of significant figure। लीस्ट नंबर में बोल रहा हूं, इसका मतलब 2 नंबर जो है उनमें से जिसका लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर रहेगा, समझ में आ रहा है? उन दोनों में से देखना है, या 3 है तो तीनों में से देखना है, 3 ऐड हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में मान लो
ये हो गया 10.234 और 2.43। मान लो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ऊपर में 5। है ना बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, लेकिन आपको जो आंसर लिखना है वो लिखना है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो लीस्ट कितना है 3। इसमें डेसिमल के बाद नहीं देखना है। पहले हम क्या देखते थे कि हमारा जो आंसर है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक होना चाहिए, है ना। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 होना चाहिए, क्योंकि लीस्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3। तो आंसर हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ कर लो 2 6 9 7 और 9, यानी कि 24.9 आंसर होगा, है ना। इसमें डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं? ये बात समझ में आई? तो टोटल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों केस में आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम देखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद देखना है। क्लियर है? आज का कहानी यहीं तक। थैंक यू। अब सारा खत्म हो गया, थोड़ा सा वो बच गया इंस्ट्रूमेंट वाला, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। हाँ नहीं है? अरे तो राउंड अप करेंगे तो क्या होगा भाई, 2 हटाओगे 6 रहेगा, 6 को हटाओगे तो 8 9 बन जाएगा, 8 को हटाओगे तो 6 7 बन जाएगा, 7 5 से ज्यादा है ना। अब 7 को हटाओगे तो आगे बढ़े इंक्रीज होगा ना 8। हाँ ठीक है, थैंक यू।